Hello students, today I am going to discuss on 8th lecture of HOT 211 Production Technology for Vegetables and Spices. In this lecture, I will cover all cultural practices related to chili and capsicum cultivation like soil and climate requirements, seed rate, nursery management, sowing time, manure and fertilizer, weeding, plant protection measures, harvesting, physiological disorders, etc. Let's start this topic. बोटनिकल नेम कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम। जो चिल्ली होती है उसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम होती है और शिमला मिर्च का कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसम। ठीक है। फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का पौधा है। क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। ओरिजिन चिल्ली का सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है, मैक्सिको भी कह देते हैं कई बार। अदर नेम चिल्ली को हॉट पेपर, चिल्ली को हॉट पेपर भी कह देते हैं, जो मिर्च होती है हरी मिर्च होती है उसको। और कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है उसको स्वीट पेपर या बेल पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। चिल्ली इज डे न्यूट्रल क्रॉप, ये दीप्तिकालिकता का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होती है। ठीक है। अगर ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग डे प्लांट है मतलब लॉन्ग डे है, अवधि चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर शॉर्ट डे है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट इन चिल्ली, चिल्ली की कुछ किस्मों के अंदर, वैरायटीज़ के अंदर मेल स्टेरिलिटी, नर बंध्यता कह लो, पाई जाती है। ठीक है। कि जो भी मेल ऑर्गन्स होते हैं पुष्प के अंदर वो ये कह लो कि फंक्शनल नहीं होते, काम नहीं करते। ठीक है। बिटरनेस ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्सिसिन, जो कड़वाहट होती है, चरपराहट होती है मिर्च की, वो कैप्सिसिन के कारण होती है मिर्च में। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कैप्सिकम इन द वर्ल्ड इन चाइना, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है शिमला मिर्च का वो चाइना का है सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम एरिया प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ चिल्ली इन द वर्ल्ड इन इंडिया, और मिर्च का सबसे ज़्यादा जो एरिया भी है तो क्षेत्रफल और प्रोडक्शन उत्पादन और उसका जो कंजप्शन यूटिलाइजेशन कह लो या यूज होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होता है। मतलब एरिया भी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा इंडिया का है और कंज्यूम भी ज़्यादातर इंडिया ही करता है। इंडियाज शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ चिली इन द वर्ल्ड इज 4%। जो विश्व के अंदर इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, वो लगभग 4% इंडिया उसका शेयर एक्सपोर्ट करता है। अर्का अबीर सुटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन, अर्का अबीर पेपरिका की एक वैसे किस्म, पेपरिका एक अलग से इसकी स्पीसीज है मिर्च की, जो है कैप्सिकम फ्रूटेंसिस। तो इसकी एक किस्म है अर्का अबीर, जिसको ज़्यादातर यूज कलर एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, मतलब कलर को अलग करने के लिए कह लो, या किसी भी जो आपकी डिश है उसको कलर देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जिसको आप देगी मिर्च भी कह देते हो कई बार। ड्राई चिली जनरली कंटेंट अबाउट 6% स्टॉक, 40% पेरिकार्प प्लस 54% सीड्स। जो सूखी हुई मिर्च होती है उसमें 6% उसका जो डंठल, 40% उसकी जो छिलका ऊपर वाला पेरिकार्प और 54% उसमें बीज होते हैं। ठीक है। जो सूखी हुई मिर्च होती है। जनरल ग्रीन टू ड्राई चिल्ली रेशो 10:1, 10:1। जो ग्रीन से ड्राई चिल्ली का रेशो रहता है, मतलब हरी मिर्च को अगर सुखाया जाता है तो उसका जो रेशो रहेगा 10 किलो अगर सुखाई गई तो 1 किलो तैयार होगी, ये कह लो। ठीक है। वेराइटीज विद थिन पेरिकार्प, लेस सीड, स्ट्रॉन्ग स्पाइक इज सुटेबल फॉर ड्राइंग और पाउडर मेकिंग। जो सुखाने के लिए जहाँ उसको पाउडर बनाने के लिए मिर्च के गुण होते हैं वो है कि उसका पेरिकार्प थिन होना चाहिए, मतलब उसका जो ऊपर वाला छिलका कह लो। ठीक है। जो पूरी शिमला मिर्च है उसका पतले छिलके वाली होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी मिर्च होनी चाहिए, पतले छिलके वाली। उसमें बीज भी कम होने चाहिए और उसका जो स्पाइक होता है, गुच्छा होता है, वो स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहना चाहिए उसके साथ, फल के साथ। ठीक है।
5 to 10 days sun drying is required to reduce the moisture 80% to 10%। 5 से 10 दिन की उसको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, धूप में रखा जाता है, उसके मॉइस्चर को 80% मॉइस्चर को 10% तक लाने के लिए। ठीक है, तो भाई उसकी ड्राइंग 5 से 10 दिन के अंदर सूख जाती है पूरी की पूरी मिर्च। जब उसमें 80% मॉइस्चर होता है वो 10% पे आ जाता है, मतलब सूख जाती है। एंथेसिस टाइम 5 AM। एंथेसिस फर्स्ट टाइम ओपनिंग ऑफ एनी फ्लावर। एंथेसिस किसी पुष्प का पहली बार खिलना एंथेसिस होता है। एंथेसिस जो इसमें टाइम है वो सुबह के 5 बजे का होता है, मतलब लगभग सुबह 5 बजे फ्लावर इसका ओपन होता है। इन इंडिया लीडिंग सप्लायर ऑफ सीजन चिल्ली इन हिमाचल प्रदेश इस हिमाचल प्रदेश, मतलब जो ऑफ सीजन के अंदर मिर्च आती है मार्केट के अंदर, जब उसकी कल्टीवेशन नहीं कर रहे होते अपने पूरे इंडिया के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश में ठंडे क्षेत्र में उस टाइम उसकी कल्टीवेशन चल रही होती है, तो वो ही सप्लाई करता है पूरे देश के अंदर मिर्च, हरी मिर्च। चिल्ली इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। चिल्ली के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैप्सिकम पुबसेंसिस हैव पर्पल फ्लावर, अदर स्पीसीज हैव वाइट फ्लावर। जो इसकी कैप्सिकम पुबेसेंस इसकी एक स्पीसीज है, उसमें ही पर्पल कह लो या बैंगनी कलर के फूल पाए जाते हैं, जबकि जो दूसरी स्पीसीज है उनमें वाइट फ्लावर पाए जाते हैं, फूल का कलर। ठीक है, इसमें पर्पल होता है पुबेंसिस का, जबकि दूसरे का सबका वाइट रहता है। जितनी भी स्पीसीज और हैं, फ्रूटेंसिस था, ग्रोसम थी, एनम थी, इन सब के अंदर वाइट रहता है। एरिया एंड प्रोडक्शन, ये लेटेस्ट डाटा है 2018 का। ठीक है, इसमें अपने देखते हैं जो लास्ट वाला 2017-18 का डाटा है, उसमें एरिया 1000 हेक्टर के अंदर दिया हुआ और जो प्रोडक्शन है उत्पादन वो 1000 मैट्रिक टन के अंदर दिया हुआ है। तो चिल्ली का जो 2017-18 का एरिया था, क्षेत्र था, वो 309,000 हेक्टर और प्रोडक्शन 3592,000 मैट्रिक टन। ठीक है, और कैप्सिकम जो चिल्ली है, सॉरी शिमला मिर्च है, इसका 24,000 हेक्टर 24,000 हेक्टर एरिया, 3 to 6,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी जो टेबल है इसमें अपने देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर कितना इसका उत्पादन होता है और कितना इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर अपने देखते हैं कि सबसे पहले जो कर्नाटक है, कर्नाटक एरिया के अंदर लीडिंग स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया कर्नाटक के अंदर मिर्च का है। इसमें 4591,000 हेक्टर एरिया है। ठीक है, और प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा इसी में प्रोड्यूस हो रहा है 673.81,000 मैट्रिक टन। ठीक है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अपने देखा जाए तो बिहार का नंबर आता है। बिहार में 42.91,000 हेक्टर एरिया है। ठीक है, और एरिया के अंदर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का आता है 41.29,000 हेक्टर एरिया। ठीक है, पर अगर आपने देखा जाए कि यहाँ प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखी जाए तो एक तो आंध्र प्रदेश की है। वैसे तो ज़्यादातर जो ड्राई चिल्ली जहाँ पाउडर के लिए चिल्ली का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश से ज़्यादा होता है, लीडिंग स्टेट थी, वैसे तो अभी भी है, पर लीडिंग स्टेट है कि ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है चिल्ली को। अब अगर एरिया की बात करें, दूसरे नंबर पे एरिया मध्य प्रदेश का है, सॉरी दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश का है, 669.16,000 मैट्रिक टन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसका एरिया भी काफ़ी है, तीसरे नंबर का है, पर प्रोडक्शन में ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। फिर इसके बाद नंबर आता है बिहार का 451.19,000 मैट्रिक टन। ठीक है, इसके अलावा कैप्सिकम ग्रोइंग अराउंड सिटीज़ लाइक बेंगलोर, बेंगलुरु,
मैसूर कर्नाटक, नीलगिरीज तमिलनाडु, पुणे थाने महाराष्ट्र, रांची झारखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर हिल्स इन उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है कि जो कैप्सिकम का एरिया है वो थोड़ा लिमिटेड है, वो ज़्यादातर जो ठंडे क्षेत्र हैं, सिटीज़ के आसपास के क्षेत्र हैं उनके अंदर है। जैसे बेंगलोर है, बेलगांव है, मैसूर है कर्नाटका का, नीलगिरीज तमिलनाडु के अंदर है, पुणे और थाने महाराष्ट्र का है, रांची झारखंड का है। मतलब इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो शिमला मिर्च है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। वैरायटीज ऑफ चिल्ली, मिर्च की किस्में सिलेक्शन से जो डेवलप की हुई हैं, कल्याणपुर येलो, साबोर अंगार, अर्का लोहित, भाग्य लक्ष्मी, सिंदूर, ये सिलेक्शन से डेवलप्ड किस्में हैं। हाइब्रिड किस्में हैं जीएस, पूसा ज्वाला, भास्कर, NP46A, पंत C1, आंध्रा ज्योति, CH1 यूजिंग GMS जेनेटिक मेल स्टाइल लाइन से डेवलप की गई ये किस्म है और ये PAU ने डेवलप की है। पूसा ज्वाला, पंत C1 ये लीफ कर्ल रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। पंजाब लाल, पंजाब सुरख, टोबैको मोजेक वायरस, लीफ कर्ल, विल्ट एंड डाईबैक रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी भी कह सकते हो इसे। K2 फ्रूट रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। उत्काल रश्मि, अर्का गौरव बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अर्का लोहित टोलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। भास्कर रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स एंड माइट। ठीक है। नेक्स्ट है बेल पेपर वैरायटीज, जो शिमला मिर्च है उसकी किस्में। इसमें इंट्रोड्यूस जो किस्में हैं स्वीट बनाना, कैलिफोर्नियन वंडर, गोल्डन वंडर, योलो वंडर, वर्ल्ड बीटर, चाइनीज गंत, बुलनोज, ये तो है इंट्रोड्यूस जो होती है कि जो जैसी की जैसी विदेश में उग रही थी उनको वैसा का वैसा उठा के लाके यहाँ कल्टीवेट करने लगे, वो इंट्रोड्यूस। फिर है सिलेक्शन, अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, ये है सिलेक्शन से डेवलप्ड किस्में। हाइब्रिड है पूसा दीप्ति, ग्रीन गोल्ड, अर्ली बाउंटी, भारत रेजिस्टेंट टू TMV। ठीक है। इंडिया हीरा, पूसा मेघदूत, लारियो, KT1। फिर है क्लाइमेट, चिली परफॉर्म्स वेल इन वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो चिल्ली मिर्च होती है इसको ये कह लो, वैसे तो मैं अगर सिंपली बताऊं, चिल्ली को ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कैप्सिकम। ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जहाँ आर्द्रता थोड़ी ज़्यादा रहती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, लगभग उष्ण और उपोष्ण क्लाइमेट क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है और वहीं पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इट इज़ बीइंग कल्टीवेटेड फ्रॉम सी लेवल टू ऑलमोस्ट 100 मीटर अबव। इसकी जो कल्टीवेशन का क्षेत्रफल है ज़्यादातर वो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर चिल्ली कल्टीवेशन। इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जिस पे इसकी कल्टीवेशन सक्सेसफुली कल्टीवेट किया जा सकता है, जहाँ इसकी जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे कि ये 40 के ऊपर जाते ही इसमें फ्रूट ड्रॉप की समस्या आ जाती है, जहाँ फ्रूट सेटिंग ही नहीं होता, कई समस्याएं आती हैं। इसलिए लगभग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के कल्टीवेशन के लिए ठीक रहता है। कंपेरेटिवली मिडल माइल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेफर्ड फॉर स्वीट और बेल पेपर। जो इनकी तुलना में थोड़ा माइल्ड क्लाइमेट रहता है, यानी कि थोड़ा ठंडा क्लाइमेट शिमला मिर्च के लिए उत्तम रहता है। शिमला मिर्च की कल्टीवेशन थोड़े ठंडे मौसम में की जाती है, जहाँ कह लो ठंडी फसल के रूप में ली जाती है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ उसको जो रवि की फसल होती है, जहाँ विंटर सीजन की फसल होती है, उसके अंदर उसको कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। टेम्परेचर बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट इन पुअर फ्रूट सेट एज वेल एज सेवर फ्रूट ड्रॉप। मतलब अगर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तापमान तो पुअर फ्रूट सेट होता है, फलन कम होता है ये कह लो, और अगर लगे हुए होते हैं फ्रूट तो वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। Soil. Chili can be grown in wide range of soil, but well-drained sandy loam soil rich in organic matter is best suited for
चिल्ली कल्टीवार्स। ज़्यादातर जो चिल्ली की कल्टीवेशन है हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्पेशल इसके लिए होनी चाहिए। पर अगर इसकी अपने बहुत ही अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो, इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। जो सोयल पीएच शुड बी नियर 6.5 इज गुड, मतलब इसके लिए न्यूट्रल सोयल होनी चाहिए, लगभग 6 से 7 पीएच या 6.5 पीएच मिट्टी का होना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा एसिटिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एल्केलाइन होनी चाहिए, ठीक है, एक न्यूट्रल होना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहता है। सीजन ड्यूरिंग मानसून द क्रॉप इज मेनली ग्रोन फॉर ड्राई रेड चिलीज, while in other season it is mostly for green chilies। जो मॉनसून के अंदर फसल उगाई जाती है इसकी, ठीक है। वैसे तो ये कह लो कि इसका ज़्यादातर जो क्षेत्र है चिल्ली का वो रेनफीड फसल के रूप में होता है, रेनफीड फसल के रूप में इसको कल्टीवेट किया जाता है। जितने भी साउथ इंडिया है उसके अंदर ज़्यादातर रेनफीड फसल के रूप में उगाया जाता है। पर जो इसकी सूखी मिर्च के लिए कह लो, रेड चिल्लीज के लिए उगाई जाती है, जो भी कल्टीवेशन की जाती है, वो मेनली मानसून के अंदर इसकी कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और ग्रीन दूसरे जो भी मौसम रह जाते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो ग्रीन चिल्ली की सप्लाई होती है पूरे मार्केट के अंदर, उसके लिए कल्टीवेट की जाती है। इन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी जो बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है 3rd वीक ऑफ मई टू मिड ऑफ जून, मई के तीसरे सप्ताह से लेकर जून के मध्य तक इसमें की जाती है। इन गंगेटिक रीजन्स यानी कि जो यूपी है, बिहार है, कुछ गंगा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन जहाँ इसकी जो बुआई है जून के अंदर की जाती है। पंजाब एंड राजस्थान के अंदर अप्रैल टू मई, पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर अप्रैल और मई के अंदर इसकी प्लांटिंग या सोइंग की जाती है। कैप्सिकम आर नोन टू परफॉर्म बेटर इन विंटर और रबी सीजन, मतलब जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, इस ये ज़्यादातर सर्दी के अंदर कह लो या रबी सीजन के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है। अगस्त कह लो कि इसकी अगस्त के अंदर इसकी बुआई करते हैं। एंड इन नवंबर फॉर स्प्रिंग समर क्रॉप, अगर अपने स्प्रिंग समर जब बसंत वाली फसल लेनी है तो नवंबर के अंदर इसकी प्लांटिंग की जाती है। नर्सरी प्रैक्टिसेस अप्रोक्सीमेटली 250 square meter area will be sufficient for raising the seedlings to plant 1 hectare। इसके लिए लगभग 250 स्क्वायर मीटर क्षेत्र है, 1 हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए पर्याप्त रहता है। जनरली नर्सरी बेड्स आर प्रिपेयर्ड इन द साइज ऑफ 7.5 मीटर लॉन्ग, 1 to 1.2 मीटर विड्थ एंड 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट। ये कह लो कि जो क्यारी की जहाँ जो नर्सरी बेड बनाई जाती है उसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर रखी जाती है लंबाई, चौड़ाई उसकी 1 से 1.5 मीटर कह लो, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। और उसकी ऊंचाई मतलब उठी हुई क्यारी बनाई जाती है, ठीक है, राइस बेड बनाई जाती हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती है। एक चीज़ याद रखना, जो इसकी विड्थ रखी जाती है वो हमेशा इतनी ही रखी जाती है 1 से 1.5 मीटर की, अपना हाथ आराम से एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं तो अपना हाथ बीच तक उसके सेंटर तक पहुंच सके। और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो उसकी बेड की, जरूरी नहीं होती कि 7.5 मीटर लिखा हुआ है तो 7.5 मीटर ही रखनी है, 8 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। और चौड़ाई उसकी 1 से 1.5 मीटर ही रखते हैं क्योंकि अपना हाथ पहुंच जाता है उतनी दूरी तक, कि उसमें कोई भी वीड उगा उसको निकालना है, उसके अंदर अगर आपने सिंचाई कर रहे हैं सिंचाई दे सकें, उसके अंदर अगर अपने बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे तो प्लांट निकालेंगे वो आराम से हो सकें, ठीक है। तो चौड़ाई लगभग इतनी ही रखते हैं। वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर इज प्रॉपरली मिक्सड इन द टॉप सोयल ऑफ द बेड एट द रेट ऑफ 3 kg पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही क्यारी तैयार कर ली उसकी जो ऊपर वाली तय होती है, ये कह लो सतह है, उसके ऊपर 3 किलो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खाद बिछा दी जाती है, गोबर की खाद, फिर उसको ऊपर वाली मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। फॉर राइजिंग हेल्दी सीडलिंग्स सीड शुड बी ट्रीटेड बिफोर सोविंग विद कैप्टान और थायरम एट द रेट 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड इज एसेंशियल। अगर अपने को हेल्दी सीडलिंग्स तैयार करनी है, ठीक है, इसमें वैसे डैम्पिंग ऑफ वाली समस्या ज़्यादा रहती है नर्सरी के अंदर, तो पहले ही बीज को ट्रीट करके बोया जाता है। तो कैप्टान या थायरम से 2 ग्राम पाउडर को लेकर 1 किलो बीज के हिसाब से बीज को ट्रीट किया जाता है, फिर फील्ड में बोया जाता है।
The seeds are sown in a bed either broadcast or in row at a distance of 7.5 cm between the rows. जो बीज होते हैं जनरली इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब छिड़क दिया जाता है, फिर उसके ऊपर हल्की पतली सी लेयर FYM गोबर की खाद या कंपोस्ट की या मिट्टी की डाल दी जाती है, सैंड से ढक दिया जाता है बीजों को। और इसमें अगर रो के अंदर बोया जाए तो एक रो से दूसरे रो की दूरी लगभग 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। After sowing, the beds are covered with thin layer of dry grass or compost. Thereafter, the beds are irrigated with rose can. और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने सोविंग कर दी, बीज बुआई कर दी, छिड़काव कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, जब लाइन में सोविंग कर दी, उसके बाद उसके ऊपर से या तो सूखी हुई घास से ढक देते हैं या कंपोस्ट की लेयर से ढक देते हैं पूरी बेड को। उसके बाद उसमें सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं झारे से। The seedlings will be ready for transplanting after 4 to 6 weeks of seed sowing. लगभग जो बीज बोने के 4 से 6 वीक बाद, सप्ताह बाद सीडलिंग तैयार हो जाती है मेन फील्ड में शिफ्ट करने के लिए। ठीक है। सीड रेट अबाउट 1 to 1.250 kg of seeds are required to raise seedlings to plant 1 hectare of land. लगभग 1 से कह लो 1.5 किलो कह लो, नहीं तो 1 से 1.25 किलो बीज की आवश्यकता होती है अगर अपने 1 हेक्टर की पौध तैयार करनी होती है उसके लिए। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड द सोयल इज ब्रॉट टू फाइन टिल्थ बाय प्रिपेयरिंग रिपीटिंग प्लाउइंग एंड हैरोइंग 25 tons of FYM per hectare can be incorporated into the soil. जो फील्ड होता है, फील्ड को 2-3 बार अच्छी जुताई करके उसकी टिल्थ जो होती है, मिट्टी को बिल्कुल बुरबुरा बना लिया जाता है। ठीक है। और उसमें 25 टन प्रति हेक्टर की दर से गोबर की खाद भी मिक्स कर दी जाती है, मतलब लास्ट जो जुताई होती है उसमें गोबर की खाद उसमें मिक्स कर दी जाती है। स्पेसिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग चिल्ली प्लांटिंग at a closer spacing give higher yield and a spacing of 20 into 20 centimeter, 30 into 30 centimeter, 45 into 45 centimeter, 75 into 45 centimeter give higher yield. जो चिल्ली है, मिर्च है, इसकी जो स्पेसिंग है जितनी ज़्यादा क्लोज रखी जाती है उतनी ज़्यादा ये उपज देती है। ठीक है। फिर भी जो स्पेसिंग रखी जाती है, जहाँ तो कुछ क्षेत्रों में देखो, ये तो वैसे क्षेत्र वाइज होती है, कहीं पे पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, तो वहाँ स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, कुछ किस्में भी ग्रोथ कम करती हैं, तो उनके लिए स्पेसिंग कम रखी जाती है। ये ज़्यादातर जो रीजन होता है या कल्टीवार होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो 30 इंटू 30 सेंटीमीटर भी रखी जाती है, 45 इंटू 45 भी सेंटीमीटर भी रखी जाती है। कई जगहों पे ये 75 रो टू रो और 45 प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी रखी जाती है। ठीक है। बेल पेपर प्लांट मैक्सिमम फ्रूट यील्ड एट आर गॉट एट ए स्पेसिंग ऑफ 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। जो शिमला मिर्च है उसके अंदर ज़्यादातर 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है अच्छी उपज लेने के लिए। पर इसकी जो एक कैप्सिकम की वैरायटी है कैलिफोर्निया वंडर, इसके अंदर 60 इंटू 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है, जो कि लगभग 55,000 पौधे पर हेक्टर जिससे प्लांट हो जाते हैं और 12.3 टन पर हेक्टर उपज मिलती है, जिससे मतलब लगभग उपज इतनी मिल जाती है अगर इतनी स्पेसिंग रखते हैं कैलिफोर्निया वंडर किस्म के अंदर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर चिल्ली एंड कैप्सिकम रिस्पॉन्ड वेल टू एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बोथ अंडर इरिगेटेड एंड रेनफिट कंडीशंस। चिल्ली और कैप्सिकम जो उसमें खाद जहाँ उर्वरक दिए जाते हैं उसके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर उसको सिंचित क्षेत्रों के अंदर भी किया जाता है, जहाँ फिर कई बार क्या होता है बरसात आधारित फसल की जाती है, तो वहाँ भी इनका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जनरली इन चिल्ली एंड कैप्सिकम 250 टू 500 क्विंटल पर हेक्टर FYM, मतलब 250 से 500 क्विंटल गोबर की खाद, 350 kg पर हेक्टर अमोनियम नाइट्रेट, मतलब अमोनियम नाइट्रेट इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है लगभग 350 किलो पर हेक्टर की दर से, 175 किलो पर हेक्टर सिंगल सुपर फास्फेट एंड 100 kg ऑफ पर हेक्टर पोटेशियम सल्फेट आर अप्लाइड टू गेट गुड यील्ड। लगभग 100 किलो प्रति हेक्टर पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है, मतलब जनरली जो अप्लाई किया जाता है फर्टिलाइजर वो है। फुल डोज ऑफ P and K and half dose of nitrogen
आर टू बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, मतलब जैसे ही आपने फील्ड की लास्ट जुताई चल रही होती है, जब अपने गोबर की खाद मिलाते हैं, उसी टाइम ये फर्टिलाइजर भी उसमें डाल दिए जाते हैं, पहले ही डाल दिए जाते हैं, जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उससे थोड़ा सा पहले। रिमेनिंग डोज ऑफ नाइट्रोजन गिव 35 टू 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। और दूसरी जो डोज होती है, जैसे ही फ्लोवरिंग उठाता है पौधा, जहाँ कह लो कि 30 35 से 40 दिन बाद पौधे के अंदर टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दी जाती है, हल्की निराई गुड़ाई भी कर दी जाती है। द न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट आर मेंशन्ड बिलो, मतलब कुछ न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट है पौधों की जो वो इस प्रकार से है। चिल्ली की जो इरीगेटेड के अंदर दी हुई है वो केजी पर हेक्टर के अंदर दी हुई है, दूसरे वाले में रेनफीड कंडीशन है वहाँ पे दी हुई है। तो मतलब इरीगेटेड के अंदर 175 75 75 NPK, 175 मतलब 175 अनुपात 75 NPK दिया जाता है। और रेन फीड कंडीशन के अंदर 100 50 50 के रेशियो में इसको ज़रूरत होती है NPK की, और केजी हेक्टर की, सॉरी केजी पर हेक्टर की ज़रूरत होती है। कैप्सिकम ज़्यादातर इरीगेटेड कंडीशन में ही होता है, शिमला मिर्च की कल्टीवेशन तो 150 75 50 केजी पर हेक्टर डाला जाता है फील्ड में। इरीगेशन इन इंडिया द मेजर एरिया अंडर चिल्लीज आर मोस्टली रेनफीड, जो चिल्ली का ज़्यादातर क्षेत्र है वो मैंने पहले ही बताया था कि रेनफीड बरसात आधारित है, मतलब वर्षा के ऊपर ही उसकी कल्टीवेशन की जाती है, ज़्यादातर अलग से सिंचाइयाँ नहीं दी जाती। जनरली इन इंडिया 8 to 9 इरीगेशन आर गिवन डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, सॉइल टाइप, ह्यूमिडिटी एंड प्रिवेलिंग टेम्परेचर। जो लगभग मिर्च को चाहिए लगभग 8 से 9 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जहाँ दिए जाते हैं इनको, इतने सिंचाई से ये अच्छी फसल पैदा की जा सकती है, ली जा सकती है। तो वैसे तो ये सोयल का जो टाइप है, हल्की मिट्टी है तो बार बार सिंचाइयाँ की जाती हैं, हल्की सिंचाई की जाती है। और ह्यूमिडिटी और इसके ऊपर भी ये ज़्यादातर सिंचाई की टाइम और पानी की मात्रा डिपेंड करती है। वीड कंट्रोल, वीड इंटेंसिटी is generally more in red soil than in black soil in the same locality। अगर एक ही जगह की बात की जाए तो रेड सॉइल के अंदर ज़्यादा बीड उगते हैं ब्लैक सॉइल की तुलना में, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 2 to 3 शैलो होइंग शुड बी गिवन टू द सोयल टू किल द वीड्स, लगभग 2 से 3 हल्की निराई गुड़ाई की जाती हैं वीड को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा वीडिसाइड्स भी हैं, जैसे लासो का 1.5 लीटर पर हेक्टर का इसको भी यूज़ किया जा सकता है, डाला जा सकता है। और इसके अलावा हर्बिसाइड डेम्पनेमाइड, ट्राइफ्लोरेन, EPTC, ये भी अच्छा रिजल्ट देता है क्रॉप के अंदर, अगर हर्बिसाइड से अपने केमिकली तरीके से उसको यूज़ करना हो कि भाई वीडिंग करनी हो। वेरियस मल्च सच एज sawdust, gravels, crop residues, प्लास्टिक फिल्म एक्सेट्रा यूज टू कंट्रोल वीड पॉपुलेशन। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक फिल्म भी यूज़ की जाती है आजकल, ब्लैक पॉलीथीन से पूरे फील्ड को ढक दिया जाता है और होल करके उसमें अंदर मिर्च लगाई जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा फील्ड कवर रहता है पॉलीथीन से, तो वीड उगने की संभावना कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम उगता है, वीड की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। इसके अलावा जो लकड़ी का बुरादा होता है उसका भी यूज़ किया जाता है, कंकड़ होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, मल्चिंग की जाती है, मतलब जिससे कि वीड की ग्रोथ सप्रेस रहे, ना निकले बाहर। यूज ऑफ केमिकल एंड ग्रोथ रेगुलेटर, चिली प्लांट ग्रोथ इज नोन टू बी इम्प्रूव्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब चिल्ली और कैप्सिकम के अंदर अगर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर भी डाले जाते हैं तो उनकी ये कह लो कि उपज में भी वृद्धि होती है, और शाखाओं में कह लो कि पौधे की ग्रोथ में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे नैप्थलिक एसिटिक एसिड प्लानोफिक्स के नाम से आता है, ये 10 ppm का अगर अपने इसका स्प्रे करते हैं तो इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये शाखाओं में वृद्धि करता है, शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। फिर है नैप्थलिक एसिटिक एसिड का अगर 10 to 100 ppm का स्प्रे करते हैं, इंक्रीज फ्रूट सेट, मतलब ये फ्रूट सेट को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा ट्राया कॉन्टानॉल 1 ppm का इम्प्रूव ग्रोथ, पौधे की जो वृद्धि है उसको बढ़ाता है, उस ग्रोथ को, विकास को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इथेरल है 300 से 500 ppm, इंक्रीज ब्रांचिंग, ये भी ब्रांचिंग जो शाखाएं निकलने वाला काम होता है उसको इंक्रीज करता है। इसके अलावा CCC है 500 to 2000 ppm, ये भी ब्रांचिंग बढ़ाता है। ये साइकोसेल का CCC 20 to 200 ppm, ये भी इंक्रीज, फ्रूट सेट भी ये बढ़ाता मतलब फ्रूट सेटिंग इंक्रीज करता है।
GA3 जिब्रेलिक एसिड है 50 to 200 ppm, इंक्रीज ब्रांचिंग। जिब्रेलिक एसिड भी ब्रांचिंग, जो शाखाएं निकलने वाली होती हैं उनको बढ़ाता है, मतलब शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। एक और चीज़ की जाती है, जब मिर्च की बुआई करनी होती है उसे 10 दिन पहले ना पौधे को ऊपर से काट दिया जाता है, ठीक है। इससे भी शाखाएं जैसे ही, एक तो स्थापन अच्छा होता है पौधा का, पौधा लगता जल्दी है उसके अंदर, स्टेब्लिश जल्दी होगा जैसे ही उसको ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में। और दूसरा उससे क्या होगा कि पौधे के अंदर शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी। कई फार्मर आजकल ये ऐसा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड फॉर आइदर ग्रीन फ्रूट और रेड राइप फ्रूट बाय हैंड पिकिंग। जो इसकी चिल्ली की हार्वेस्टिंग की जाती है वो हाथ से ही की जाती है, ठीक है। अगर अपने को ग्रीन फल तोड़ना है, हरी मिर्च के लिए तोड़ना है, या उसको बाद में पका के उसको बेचना है, दोनों के लिए ही हाथ से ही पिकिंग की जाती है, तोड़े जाते हैं। द पिकिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 months एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 12 days। अगर ग्रीन फल की पिकिंग करनी है तो लगभग दूसरे 2 मंथ तक 10 से 12 दिनों के अंतराल पर तोड़े जाते हैं, मतलब लगभग 2 महीने तक इसकी तोड़ाई चलती रहती है, लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर। एंड दे विल बी 5 to 6 पिकिंग फॉर ग्रीन चिल्लीज एंड 3 to 4 फॉर रेड ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा लगभग 5 से 6 पिकिंग की जाती है हरी मिर्च की, मतलब इस टाइम पे अगर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करेंगे 2 महीने की, मतलब लगभग 5 से 6 पिकिंग करते हैं। और अगर यही राइप फ्रूट की करनी हो तो 3 से 4 पिकिंग की होती है, ठीक है, ज़्यादा पके हुए कह लो। जब रेड हो जाती है मिर्च तब तोड़ना, वो तो 3 4 बार ही तोड़ते हैं। और अगर अपने को ग्रीन चिल्ली चाहिए सब्जी के लिए, डेली रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए लगभग 5 से 6 तुड़ाई करते हैं इसकी। द यील्ड में बी अबाउट 7 to 16 टन पर हेक्टर फॉर ग्रीन चिल्ली। जो उपज इसकी है हरी मिर्च की 7 से 16 टन पर हेक्टर मिल जाती है। 12 to 20 टन पर हेक्टर ऑफ नॉन पंजेंट स्वीट कैप्सिकम और बेल पेपर की, बेल पेपर और कैप्सिकम की बात की जाए शिमला मिर्च की, तो 12 से 20 टन पर हेक्टर। इन केस ऑफ ड्राई चिलीज द यील्ड में बी 0.5 to 1 टन पर हेक्टर ऑफ रेनफीड। जो रेनफीड एरिया है वहाँ पे लगभग आधा से 1 टन पर हेक्टर मिलती है। और इरिगेटेड क्रॉप से 1.5 से 2.5 टन पर हेक्टर तक उपज सूखी हुई मिर्च की मिलती है, ड्राई चिल्ली की, ठीक है। मैंने पहले भी आपको अनुपात बताया था 10:1। जो हरी मिर्च है उससे सूखी हुई मिर्च का जो, जहाँ ड्राई चिल्ली का अनुपात होगा वो 10:1 होगा, ठीक है। तो ये उसके अनुपात के हिसाब से ही मान लो कि ये कम है उससे। डिजीजेज एंथ्रेक्नोज, डार्क sunken spots are formed on the fruit and pink to dark colored dots appear in the center of the sunken spot। इसमें क्या होता है कि जो एक डार्क कह लो, बहुत ही गहरे धसे हुए मिर्च के फलों के ऊपर एक स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बीच से सेंटर से पिंक कलर के होते हैं, मतलब यहाँ पे एक पिंक सी कलर की आपको ग्रोथ दिखाई देगी। इसके कारण क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे फल पूरा का पूरा रॉट होने स्टार्ट हो जाता है, पूरा का पूरा फल गल जाता है और बाद में फल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कंट्रोल है सीड ट्रीटेड विद सेरेसन बिफोर सोविंग, भाई वही कैप्टान थायरम या सेरेसन से बीज को ट्रीट करके बोना चाहिए बुआई से पहले ही। स्प्रेइंग एट डिजीज अफेक्टेड क्रॉप विद मैंकोजेब डाइथेन M45, यानी कि मैंकोजेब या डाइथेन M45 से 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बीमारी है इसमें लीफ कर्ल वायरस, वैसे काफ़ी कॉमन बीमारी है। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिजीज द लीफ कर्ल बिकम डीफॉर्म। जो पत्तियां होती हैं डीफॉर्म्ड हो जाती हैं, मतलब ढंग से बनती नहीं है, और बनती भी हैं तो ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट करती हैं और छोटी छोटी पत्तियां बनती हैं। पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसमें अगर फलन होता है, जहाँ तो पौधा बहुत ज़्यादा फलन लेता है तो पर फ्रूट सेटिंग नहीं होती, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा पौधा अनफ्रूटफुल रहता है, उस पर फलन होता ही नहीं है, ठीक है। फ्लावर भी बनते हैं तो छोटे छोटे फ्लावर बनते हैं जिन पे फलन नहीं होता। कंट्रोल है सोयल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरान, ठीक है, द डिस डाइसल्टेशन
at 1.5 kg per hectare at 10 days interval reduce बेमेसिया टबाकी। मतलब जो इसके अलावा बेमेसिया टबाकी के लिए आप मेलाथियन या रोगर का भी स्प्रे कर सकते हो। बेमेसिया टबाकी ही ये एक वायरस है, इसलिए इसको वो ट्रांसमिट करती है, वाहक के रूप में है, तो अपने जो इंसेक्ट है उनका कंट्रोल करना है। ठीक। इंसेक्ट पेस्ट एफिड, एफिड ट्रांसमिट वायरस diseases and cause several damage to the plant by sucking the sap। जो एफिड होता है, जहाँ छोटे से दिखाई दे रही है एक पिक्चर के अंदर आपको, तो ये क्या करता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहाँ से रस चूसता है। दूसरा, ये एक वेक्टर की तरह काम भी करता है कुछ बीमारियों को फैलाने के लिए, जो वायरल बीमारियां हैं वायरस से होती हैं। ठीक है, तो इसका कंट्रोल है पैराथियन मेलाथियन का स्प्रे करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी इसमें कीट है पेपर बिविल एंथोनोमस इगुइनी। ये एक आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, इसका ये वयस्क है और ये लार्वा स्टेज है इसकी। वैसे इसकी जो लार्वा स्टेज ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये फल के अंदर छेद करके उसके अंदर घुस जाती है और उसको अंदर से फल को पूरे के पूरे को ख़राब कर देती है, खा जाती है। ठीक है, इसके लिए अपने कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो क्रॉप रोटेशन अपनाओ, कि भाई उसी जगह पर बार बार वही फसल ना बो। दूसरा है रिमूव ऑल वीड्स फ्रॉम योर फील्ड, जो भी आपके फील्ड में वीड हैं खरपतवार हैं उनको निकालते रहो, टाइमली निकालते रहो, जिससे कि ये कीड़ा उसके ऊपर सरवाइव ना कर पाए। कलेक्ट अफेक्टेड फ्रूट एंड डिस्ट्रॉय, जो भी प्रभावित फल हैं उनको इकट्ठे करो और उनको नष्ट कर दो। इसके अलावा स्प्रे विद पैराथियन मेलाथियन टू कंट्रोल द पेस्ट। इसके अलावा इसका जो कंट्रोल है पैराथियन या मेलाथियन का स्प्रे करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन बैटल येलो स्टिकी टैप भी इसके लिए यूज़ की जा सकती है। एक टेप होती है येलो कलर की, जिसके ऊपर एक ये कह लो कि वो चिपचिपी होती है, गोंद सा लगा रहता है, उसको भी लगा देते हैं कई जगहों पे पूरे फील्ड के अंदर। तो जो भी इंसेक्ट होता है वहाँ पे आके वो चिपक जाता है उसके साथ, क्योंकि उसमें से एक हार्मोन स्रावित हो रहा होता है, तो वो हार्मोन की तरफ आकर्षित होता है और वहाँ पे चिपक जाता है उसके साथ जाता है। तो तीसरी इसमें इंसेक्ट है द स्मॉल इंसेक्ट सक द सेप फ्रॉम द फोलिएज। ये थ्रिप्स है, जो बहुत ही छोटा सा ग्रीन सा कह लो, ब्राउनिश येलोइश से कलर का एक छोटा सा कीट है, और ये भी पौधे के जो कोमल भाग होते हैं या फोलियज होती हैं वहाँ से रस चूसकर इसको नुकसान पहुँचाता है। इसका कंट्रोल भी मेलाथियन का स्प्रे है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो ऐसे रोग कह लो, एक तरीके से विकार कह लो, जो कि ना तो किसी इंसेक्ट पेस्ट के कारण होते हैं, ना किसी वायरस बैक्टीरिया डिजीज के कारण होते हैं। ये क्या होता है कि जहाँ तो एनवायरमेंटल होते हैं, जहाँ फिर किसी न्यूट्रेंट की कमी के कारण पौधे के अंदर शो होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट के अंदर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ब्लॉसम एंड रॉट के अंदर क्या होता है कि जो मिर्च होती है वो ब्लॉसम वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से ब्लॉसम चिपका हुआ रहता है, फूल चिपका हुआ रहता है, वहाँ से गलना स्टार्ट होती है। पहले ये स्किन डार्क कलर की और वाटर सॉक्ड हो जाती है, धीरे धीरे ये क्या कहते हैं कि पूरा पूरे फल को गलना, मतलब पूरा पूरा फल गलना स्टार्ट हो जाता है इससे। ठीक है, और इसका जो सॉरी ये होती क्यों है? सडन चेंज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्पेशली इन मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। जो एकदम से जो वाष्पीकरण कह लो, जब वाष्पोत्सर्जन कह लो, वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे से हो रहा होता है, पत्तियों से पानी उड़ रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एकदम से चेंज हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाना। किस कारण से? कि एक तो अपने धूप ज़्यादा पड़ रही है सीधी पत्तियों पे, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है, पानी की पहले ही ज़मीन में कमी है और ऊपर से ट्रांसपायरेशन धूप ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है, तो पौधा मुरझाना स्टार्ट हो जाता है और ये बीमारी भी उसमें ज़्यादा होती है। दूसरा है कंटिन्यूसली हाई एवोपोर ट्रांसपायरेशन रेगमी एंड ए लार्ज लीफ एरिया। अगर पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी क्षेत्र है पत्तियों का, मतलब पत्तियां बड़ी हैं, पूरी खुली हुई हैं और उन पे सीधा सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिससे कुछ तो वाष्प के रूप में और कुछ वाष्पोत्सर्जन के रूप में, दोनों के रूप में
पानी का लॉस होता है, मतलब पत्ती की एक तो वाष्पोत्सर्जन तो होता ही है पत्तियों की सतह से, पर उसके साथ में पत्तियां सीधा का सीधा पानी भी ऊपर की सतह से उड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण भी हो सकता है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द फ्रूट। इसके अलावा जो फलों के अंदर नाइट्रोजन अधिक होने के कारण भी कई बार ये बीमारी देखने को मिलती है। कंट्रोल है द दिस डिसऑर्डर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब जो उसकी अंतराल होता है ये कह लो, या कह लो कि बार बार सिंचाई करनी चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद सिंचाई करने से भी इस जो डिसऑर्डर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जुडिशियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब जुडिशियल कह लो कि जो रिकमेंडेड है उतनी डोज ही देनी चाहिए। इसके अलावा इंक्रीज द लेवल ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डिक्लाइन द इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर, क्योंकि नाइट्रोजन के कारण ये बीमारी होती है, तो अपने इसको फास्फोरस जो है उसकी ज़्यादा देंगे तो ये बीमारी या ये जो विकृति है ये कम आएगी। लाइमिंग डिक्रीज द इंसिडेंस, इसके अलावा जो चूना देते हैं खेत के अंदर वो भी इस विकृति को कम करता है। सिंगल फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% कैल्शियम क्लोराइड एट द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, इसके अलावा जो कैल्शियम क्लोराइड है, चूना ही कह लो, उसका सिंगल एक स्प्रे भी 0.5% का, वो भी इस इंसिडेंट्स को कम करता है। ठीक। दूसरा है इसमें डिसऑर्डर फ्लोवर एंड फ्रूट ड्रॉप। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, ये कह लो इज वन ऑफ द मेजर डिसऑर्डर इन चिल्ली। चिल्ली के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। वो जो पहले वाला था वो ज़्यादातर कैप्सिकम देखने को मिलता है, ये चिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोवर एंड फ्रूट ड्रॉप में अकर ड्यू टू, किस कारण से ये ड्रॉप होता है? लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन विच रिजल्ट इन एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन वाटर रिडक्ट इन द प्लांट एंड कॉज एब्सेशन ऑफ बर्ड्स। ह्यूमिडिटी के अंदर कमी होना, क्योंकि पौधे को ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पानी पौधे की से वाष्पोत्सर्जन कह लो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उससे कारण जो बर्ड्स होती हैं, जहाँ पे फूल लगा हुआ रहता है, टहनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ फल जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे एक एब्सेशन लेयर बन जाती है, जो कि जिसके कारण कि वो एब्सेशन लेयर के कारण फल अपने आप ही टूट के गिर जाता है। अर्ली फ्लोवरिंग स्टेज हाई टेम्परेचर, अगर फ्लोवरिंग थोड़ी जल्दी हो रही है और उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, उसके कारण भी कई बार फ्लोवर ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप वाली समस्या आ जाती है। शॉर्ट डे हाई टेम्परेचर, दिन की अवधि अभी छोटी है और टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो भी ये समस्या हो सकती है। डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कह लो या तीव्रता कह लो वो कम है, उसके कारण भी कई बार देखने को मिलता है। कंट्रोल है इरिगेशन एट फ्लोवरिंग एंड फ्रूट सेट स्टेज हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रूट ड्रॉप, मतलब सिंचाई ही करना जब अपने फ्रूट लगने वाले होते हैं, जब फ्लोवरिंग स्टेज होती है, जहाँ फ्रूटिंग स्टेज पे पानी सिंचाई करनी चाहिए पौधे की, तो इसको कम किया जा सकता है।